हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास एनसीईआरटी का। हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इसका जो उत्तर देना है, उत्तर लगभग जो है 150 शब्दों में देना। कितना शब्दों में देना? 150 शब्दों में देना। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग उत्तर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी के योगदानों को बताएं। यानी कि जो इटली के एकीकरण में जो मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी के जो काम किए थे, ठीक ना, जो योगदान अपना दिए थे उस वो बताना हमको, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा देखिए कि इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान निम्नलिखित है। कौन किस तरह से योगदान दिए थे ये सभी हम लोग देखने वाले। देखिए पहला हो जाएगा कि मेजनी का योगदान। मेजनी का क्या क्या योगदान था इसमें? देखिए इनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था, ठीक ना। राष्ट्रवादी भावना से कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना की। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि यंग यूरोप या यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी। याद रखिएगा ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। बिहार बोर्ड में बार बार ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हो गया मेजनी का योगदान। अब देखिए हम लोग काबूर का देखिए योगदान देख लेते हैं। काबूर का देखिए योगदान है कि इटली के एकीकरण में काबूर नहीं, कबूर है, यहाँ पे काबूर लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए काबूर है, देख लीजिए यहाँ पे कबूर लिखा हुआ, आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे काबूर हो जाएगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। काबूर यहाँ पे कर लीजिएगा, कापे पहिया कर लीजिएगा, यहाँ पे भी कापे पहिया। तो इटली के एकीकरण में काबूर भी ऑस्ट्रिया को ही सबसे बड़ा बाधक माना था। 1860 से 1861 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी राज्यों को मिलाकर सभी लोगों से सहमति ले लिया था। ये था इसका देखिए उत्तर, मतलब इसका योगदान था, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए तीसरा देखिए हो जाएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा इसका गैरीबाल्टी का योगदान। तो गैरीबाल्टी का योगदान देखिए क्या हो जाएगा। गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, ठीक ना। गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं या तो मसीहा कहते हैं। इन्होंने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया। इन्होंने अपने लड़ाई के बल पर इटली को एकीकृत किया था। लड़ाई के बल पे जो है इटली को क्या कर रहा? एकीकृत किया, यानी एकीकरण किया, ठीक ना। ये हो जाएगा पहला का उत्तर। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जो जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें बिस्मार्क की क्या योगदान था, क्या भूमिका था, ये बताना। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बोल रहा है कि विलियम फर्स्ट जो प्रसा का राजा था, और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण खून और तलवार की नीति से होगा, न कि आदर्शवादी से, ठीक ना। बिस्मार्क ने सबसे पहले धन दौलत से प्रसा की स्थिति सुधार की। बिस्मार्क जो था क्या किया? पहले प्रसा की स्थिति को सुधार किया, स्थिति को उसका सुधार किया, जो मतलब रोड वगैरह हो, घर वगैरह हो, ठीक ना, सभी को क्या किया? स्थिति को सुधार किया। कि सैनिक शक्तियों को मजबूत किया, और सैनिक जो शक्ति जो था उसको मजबूत किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए कई देशों में युद्ध किए। देखिए कौन कौन युद्ध किए? देखिए ये 3 युद्ध है। देखिए कौन कौन? डेनमार्क का युद्ध हो गया, ऑस्ट्रिया का युद्ध हो गया, फ्रांस का युद्ध हो गया। ये जो है बिस्मार्क जो है 3 युद्ध किए इटली के एकीकरण के लिए। देखिए चौथा देखिए एक और है सेडान युद्ध। क्या है? सेडान युद्ध। देखिए सेडान के युद्ध में फ्रांस को प्रसा बुरी तरह से हराया। जो सेडान के युद्ध में जो है ना फ्रांस को जो प्रसा है, बिस्मार्क मतलब प्रसा मतलब बिस्मार्क, जो बिस्मार्क जो था वो फ्रांस को बुरी तरह से आया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। यहाँ पे महाशक्ति के रूप में हुआ, ऐसे लिख दीजिएगा। ये था देखिए दूसरा का उत्तर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है। पहला देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को उजागर हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। दूसरा है कि नेपोलियन का योगदान। दूसरा
नेपोलियन का योगदान, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित यानी कि किसके किसके कारण जो है राष्ट्रवाद उदय हुआ, कहने का मतलब स्वतंत्र हुआ, ठीक ना। तो पहला तो हम लोग देख लिए फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप में राष्ट्रवादी का भावना, दूसरा हो गया नेपोलियन का योगदान। फिर देखिए तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया नेपोलियन ने। चौथा है कि शिक्षक, व्यापार इत्यादि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसे वर्ग जो है क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि शिक्षक जो थे, व्यापारी जो थे, ये सभी क्या किए, क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, ये भी एक कारण था, ठीक ना। चलिए अब यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। देखिए कौन कौन देखिए है राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, ये तो हम लोग देख चुके हैं। क्या राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, ये हम लोग देख चुके हैं। अब उस पर चर्चा करना है, अब उस पर क्या करना, चर्चा, यानी कि एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो चलिए हम लोग देखिए इस पर चर्चा करते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग के सामने, देखिए राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला देखिए इस पर कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलनों, क्रांतियाँ हुई, जिससे अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक ना। दूसरा देखिए कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा। ये था दूसरा का उत्तर। तीसरा देखिए कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से मनमानी करने वाले शासक का प्रभाव कमजोर हो गया। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जो अपने आपको राजा बहुत बड़ा समझता था, जो कि लोगों पे मतलब बहुत ज़्यादा समझते अत्याचार करता था, वो क्या होगा, उसका प्रभाव जो था कमजोर हो गया, ठीक ना। ये था तीसरा का उत्तर। हम लोग देखते हैं अब चौथा का उत्तर। चौथा देखिए क्या कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, यानी कि उसके बारे में बताना है क्या क्या हुआ था। चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर देखिए कि चार्ल्स दशम के शासन में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। चार्ल्स दशम के शासनकाल में जो है जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था। पोलिगनेग प्रधानमंत्री बना दिया। नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया और उससे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने षड्यंत्र समझा। फिर प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पॉलीगेनिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पॉलीगेनिक का विरोध करने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चोर अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर पेरिस में की लहर दौड़ी, जो फ्रांस का जुलाई क्रांति 1830 की क्रांति था। ये था चौथा का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि यूनान का अतिक फर्क करने जैसा था, फिर भी यूनान तुर्की का गुलाम था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उजागर हुआ। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही तुर्की शासन को इस आंदोलन का पता चला तो यूनान के लोगों को कुचलने लगा, ठीक ना। जैसे ही पता लगा कि मेरे खिलाफ कोई मतलब आंदोलन कर रहा है तो क्या किया, उसके खिलाफ जो है क्या करने लगा, कुचलने लगा, यानी कि लोगों को कुचलने लगा और आंदोलनों को दबाने लगा। फिर लंदन में हुआ सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की बुरी तरह से युद्ध में हार गया। क्या हो गया, हार गया। तो ये था देखिए पांचवा का उत्तर। देखिए ज़्यादा बड़ा आंसर इसका नहीं दिए। कोई भी क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे था ना, 5 क्वेश्चन का देखिए जो है उत्तर जो सटीक है और छोटा है, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।